हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय डेली लाइफ। आज हम 2011 में रिलीज हुई एक नॉर्वेजियन फिल्म की रिव्यू करने जा रहे हैं। पिक्चर की शुरुआत में एक आदमी को एक घर में पेंटिंग की चोरी करते हुए दिखाता है। बैकग्राउंड में से हमें एक वॉइस ओवर सुनाया जाता है जिसमें चोरी के बारे में हमें कुछ टिप्स बताया जाता है। जैसे कि टिप नंबर 1, तुम जिस घर में भी चोरी करने जा रहे हो उस घर और घर वाले के बारे में तुम्हें अच्छी जानकारी होना ज़रूरी है। टिप नंबर 2, चाहे जितना भी मुश्किल काम हो 10 मिनट के अंदर ही अंदर काम निपटा के तुम्हें वहाँ से निकलना है। और टिप नंबर 3, तुम्हारा DNA, फिंगरप्रिंट और यदि पकड़े जाने वाले किसी भी तरह का निशान वहाँ नहीं छोड़ना है। इतने में ब्लैक स्क्रीन में पिक्चर की नाम लिखा हुआ आता है, हेड हंटर्स। अगले सीन में फेमस हॉलीवुड एक्टर और हमारा हीरो एक्सेल हेनी नींद से जाग के हमको बताता है कि मेरा नाम रॉजर और मेरा लंबाई 5 फुट 6 इंच। इतना बता के 2 कप में कॉफ़ी बना के वो अपनी बीवी के पास जाता है। तभी हमको पता चलेगा कि वो अपनी लंबाई के बारे में क्यों बोला, क्योंकि उसकी बीवी उससे भी लंबी है। हमारा हीरो वैसे तो आलिशान जिंदगी जीता है, 30 मिलियन का घर, लेक्सस का कार, वैसे बोला जाए तो शानदार लाइफ। सच कहूँ तो अपना हीरो तो वैसे पूरी तरह कर्ज में डूबा हुआ है, फिर भी ये पूरा दिखावा वो सिर्फ अपने बीवी को खुश करने के लिए करता है। वैसे आज भी सुबह वो अपनी बीवी को एक तोहफा देता है। उसके बाद वो दोनों ऑफिस के लिए निकलते वक्त उसका बीवी बगल वाले घर की छोटे बच्चे को जाके पपी वपी सब दे के आता है। शादी होके इतना साल होने के बाद भी बच्चा ना होने के कारण पे इन दोनों के बीच अक्सर छोटी सी लड़ाई होती रहती है। हमारा हीरो तो इस लंबाई की वजह से वो रिस्क नहीं लेता है, क्योंकि उसको डर है कि इस वजह को लेकर उसका बीवी कभी भी उसको चोट के जा सकती है। अपना बीवी एक आर्ट गैलरी में काम करती है। वो वहाँ पहुँचते ही अपना बराबरी की लंबाई वाला एक आदमी जो साथ में काम करती है उसको किस करके अंदर चला जाता है। अगले सीन में हमारा हीरो उस किसिंग का गुस्सा अपने आशिकी के ऊपर निकालता है। यहाँ पे हमारा पिक्चर का तीसरा कैरेक्टर स्क्रीन में आ चुकी है, हीरो का आशिकी, नाम है लोटी। वो आज शाम को किसी पार्टी में जाने के लिए हीरो को इनवाइट करता है। तो हमारा रिलेशन के बारे में बाहर वालों को भी बताया है क्या पूछ के हीरो नाराज होता है और उससे गुस्सा होकर आज से हमारा रिश्ता सब खत्म ऐसा बोल के वहाँ से निकल जाता है। अगले सीन में हमारा हीरो पाथफाइंडर कंपनी के CEO पोस्ट के लिए किसी को इंटरव्यू करता हुआ दिखाता है। तो इंटरव्यू करते वक्त उसको बताता है किसी भी चीज़ का कीमत इंग्लिश लेटर R पे डिपेंड होता है। कैसे आपको मालूम है क्या पूछेगा, तो वो आदमी नहीं मालूम बोलेगा। तो हमारा हीरो बोलता है R स्टैंड्स फॉर रेपुटेशन। ऐसे बोल के पीछे मुड़ के दीवार पे लगी हुई एक पिक्चर को दिखा के बोलता है उस पिक्चर का दाम लाखों में है। सर की जगह पे एक सर्कल मारा है और इधर उधर 2-3 लाइनें भी मार के ड्रेस के नाम पे कुछ काला पेन भी लगाया हुआ है। बस इसके अलावा मुझे कुछ खासियत उसमें नजर नहीं आ रहा है। आपको कुछ दिख रहा है क्या करके पूछेगा। तो वो आदमी भी उस पिक्चर पे देख के हाँ सही है, मुझे भी कुछ खास नजर नहीं आ रहा है ऐसे बोलेगा। तब हमारा हीरो एक फेमस पेंटर का नाम बताएगा और बोलेगा कि हम दोनों को कुछ खासियत नजर नहीं आने वाला इस पिक्चर को पाथफाइंडर जैसा एक कंपनी का इंटरव्यू चलने वाला इस हॉल में अगर लगा के रखा है तो उसका कारण बस यही है कि ये पिक्चर उस आदमी का बनाया हुआ है, वही है उस पिक्चर का कीमत। तो मैं आपसे क्या बोल रहा था कि आप पाथफाइंडर का CEO है ऐसा नहीं जानना है लोग, बल्कि आपका CEO बना हुआ कंपनी है पाथफाइंडर। लोगों के बीच में ऐसी बोली होना चाहिए। इस तरह के लोगों की हमें तलाश है। आई एम सॉरी, आप इस इंटरव्यू में फेल हो चुके हो, लेकिन आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। जो भी सवाल का जवाब आपको नहीं मालूम था उसे मालूम नहीं है करके बोलने की जो हिम्मत आपने दिखाया ना, आपकी वो क्षमता शायद आपको ये जॉब दिला सकता है। ऐसा वो चेतावनी देके जाते वक्त मजाक में उनसे पूछता है क्या आपके घर में भी ऐसा कोई कीमती पेंटिंग है क्या। तो वो आदमी एक दूसरा पेंटर का नाम बोल के बताता है कि हाँ उनका बनाया हुआ एक पेंटिंग मेरे घर में भी है। वो भी इसी तरह ये
मुझे उसमें कुछ खास नज़र नहीं आता है। तो बेटर लक नेक्स्ट टाइम, ऐसा बोल के हमारा हीरो वहाँ से निकलता है और बाहर जाके पीसीओ से अपना एक दोस्त को फ़ोन करता है। तो यहाँ पे हमारा 14 कैरेक्टर स्क्रीन में आ जाता है। हीरो का दोस्त नाम है ओ। इस नाम को याद रखिएगा क्योंकि पिक्चर के क्लाइमैक्स सीनों में इस नाम को बहुत इम्पोर्टेंस है। फ़ोन में हीरो उनको अभी इंटरव्यू किया हुआ आदमी का एड्रेस दे देता है और बताता है कि हमारा अगला टारगेट वहीं पर है। हीरो का दोस्त नॉर्वे का सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में काम करता है। हीरो का बताया हुआ एड्रेस का सिक्योरिटी सिस्टम जाम करना और उनको बताया हुआ पेंटिंग का डुप्लीकेट बना के देना, यही उनका दूसरा काम है। तभी हमको पता चलता है कि हमारा हीरो का असली काम ऐसी कीमती पेंटिंग का चोरी करना है। और अभी वो इंटरव्यू के लास्ट में मजाक में पूछा गया एक ही क्वेश्चन था, सीरियस क्वेश्चन, कि तुम्हारे घर में कोई कीमती पिक्चर है कि नहीं। तो अगले सीन में हमारा दोस्त को बना के दिया हुआ डुप्लीकेट पिक्चर लेके अपना हीरो उस आदमी के घर में चोरी करने जाता है। यही रॉबरी सीन हमें पिक्चर की शुरुआत में दिखाया था। तो तब हमको बताया गया चोरी का टिप्स वो भी अपना हीरो का ही था। अगले सीन में बीवी काम करने वाली आर्ट गैलरी में चलने वाली पेंटिंग का एग्जीबिशन में अपना हीरो जाता है। वहाँ जाने पर उसका बीवी उसकी बराबरी का एक दूसरे आदमी को किस करते हुए देखता है। अब इसका गुस्सा निकालने के लिए आशिकी तो नहीं है ना, ऐसी सोच में रहने पर बीवी उस आदमी को हीरो से मिलवाता है। यहीं पे हमारा स्टोरी का 5वां कैरेक्टर और मेन विलन भी स्क्रीन में आ चुका है। उनका नाम है ग्लास। उन लोगों के बातचीत के बीच वो हीरो को एक पेन दिखाता है जिसमें होटल लिखा हुआ है। ये जो होटल क्या है, ये पाथफाइंडर का ऑपोजिट कंपनी है। तो ये पूछने पर अपना ग्लास होटल कंपनी में सीईओ बन के काम किया था करके बोलता है। तब उनका बीवी उसे एक दूसरा आदमी से मुलाकात करवाती है जो एक बड़ा पुलिस ऑफिसर है। और वो पुलिस ऑफिसर तो अभी शहर में पेंटिंग्स चोरी होने वाले केस का इन्वेस्टिगेशन करता है, इसीलिए वो अभी इस एग्जीबिशन में आया हो। उसी दिन रात को हीरो को उनका बीवी एक पिक्चर दिखाता है और बताता है कि उसकी कीमत 100 मिलियन है और वो पिक्चर ग्लास के पास है। और ये भी बताती है ग्लास होटल कंपनी में सीईओ होकर काम किया था और वो नैनो टेक्नोलॉजी के जरिए किसी के भी शरीर पर किसी भी रूप में जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस फिक्स करने में भी माहिर है। हीरो तो उन सब बातों में ध्यान नहीं देता है। हीरो का पूरी फोकस उस पिक्चर पे लगी हुई है और वो तभी बाहर जाके अपने दोस्त को फ़ोन करता है। दोस्त तो तब एक प्रोस्टिट्यूट के साथ गोली मार के खेल रहा होता है, यानी कि बंदूक से। हमारा हीरो कैसे भी करके कल सुबह हमें मिलना है बोल के फ़ोन रखता है। और अगले दिन सुबह दोस्त से मिलने निकलने पर भी इन बीवी मियाँ के बीच बच्चे को लेके थोड़ी सी लड़ाई होती है। तो हमारा हीरो उनके दोस्त से बोलता है कि हमें कैसे भी करके उस पिक्चर का चोरी करना है, उसके लिए तुम्हें कल ही स्वीडन के लिए निकलना है बोलेगा। तो अब मेरे से नहीं होगा, मैं 1 हफ्ते के लिए वो प्रोस्टिट्यूट को किराए पे लिया हुआ हूँ, उसको लेके मैं एक पिक्चर भी बनाने के बारे में सोच रहा हूँ करके बोलेगा। तो अपना हीरो पूछेगा कि तू प्रोस्टिट्यूट को लेके कैसे पिक्चर बनाना चाह रहा है। तो ये दोस्त बोलेगा मैं एक पोर्न फिल्म बनाने जा रहा हूँ। तो ये पोर्न फिल्म बनाएगा तो लोग तुम्हें भी देखेंगे ना। ऐसे पूछने पर दोस्त उसके लिए उस घर में किया हुआ सेटअप के बारे में अपने हीरो को बताएगा कि वो तो बेड में लेटा रहेगा और जहाँ वो लड़की खड़ी है कैमरा पे सिर्फ वही एरिया दिखेगा। और इनका ऑफिस में काम करने वाला इनका दोस्त सेंटर का चारों स्क्रीन सिर्फ इसी का घर का कैमरा के लिए सेट करके सीन देखने के लिए रेडी होके बैठा है। तो अब हमारा हीरो, अरे यार ये पिक्चर तो 100 मिलियन का है, अब एक बार हम इसे चुरा ले तो तुम्हें इसको किराए पर लेके पिक्चर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि तू उससे खरीद भी पाएगा। ऐसा वैसा बोल के कैसे भी करके अपना हीरो दोस्त को इस चोरी के लिए मना लेता है। और अगले सीन में चाहे जो भी हो उनसे 100 मिलियन का पिक्चर तो चोरी कर ही लेते हैं। और ऊपर से वो होटल कंपनी में सीईओ बन के काम किया हुआ एक्सपीरियंस पाथफाइंडर के लिए काम आएगा। इसी सोच में उनको पाथफाइंडर के सीईओ बनाने के बारे में बात करने के लिए हमारा हीरो ग्लास को एक होटल में बुलाता है। बातों बीच हम डिटेल में बात करते हैं बोल के वो दोनों स्क्वॉश खेलने के लिए चला जाता है। और खेल के बाद
ड्रेस चेंज करने के लिए शर्ट उतारते वक्त ग्लास के पीछे लगी हुई निशानों को देख के अपना हीरो ये क्या है करके पूछता है। तभी ग्लास बताता है कि होटे कंपनी में आने से पहले वो आर्मी में काम करता था, उसी का निशान है ये। उस रात को हीरो ग्लास के बारे में इंटरनेट में सर्च करता है तो उन्हें पता चलता है कि वो आर्मी में काम किया था और वहाँ का ट्रैकिंग डिपार्टमेंट में था। ये सब देख के हमारा हीरो तो डर नहीं जाता है, वो चोरी के फैसले से ही आगे बढ़ता है। अगले सीन में हमारा हीरो ग्लास के घर में चोरी करने वाला सीन दिखाता है। चोरी होने के बाद वो पिक्चर लेके वहाँ से निकलते वक्त बगल वाले सड़क में बच्चों को खेलते हुए नजर आता है। तो हमारा हीरो सोचता है कि अभी तो 100 मिलियन का पिक्चर हाथ में आ चुका है, इसे बेचने पर हमारा पूरा कर्ज भी क्लियर होगा। अगर ऐसा है तो फिर बीवी की शिकायत पूरी कर देता है सोच के। खुशखबरी सुनाने के लिए फ़ोन उठा के बीवी को फ़ोन करता है तो वहाँ पे होता है पिक्चर का पहला टेस्ट। उनकी बीवी का फ़ोन उसी घर में बज रहा है। हीरो वो आवाज़ सुनने वाला रूम पे जाके देखता है तो ग्लास का बेडरूम में उसकी बिस्तर के नीचे हमारा हीरोइन का फ़ोन मिलता है। वो बिस्तर का कंडीशन देख के तो सभी को पता चलेगा कि उसमें थोड़ी देर पहले एक रेसलिंग मैच खेला हुआ है। अगले सीन में रात को हीरो घर पहुंचता है तो उसका बीवी टीवी देख रहा है तो ये उनसे पूछता है, मैंने कई बार तुम्हें फ़ोन किया, तूने फ़ोन नहीं उठाया, तुम्हारा फ़ोन किधर है? तो बीवी वो मैं गैलरी में कहीं फूल रखा है करके ऐसे ही झूठ बोलता है आराम से। तब अपना हीरो को पता चलता है कि इन दोनों ने मिलकर तो रेसलिंग मैच नहीं बल्कि एक रेसलिंग फेडरेशन ही चला रहा है। वो ऐसे ही ऊपर चला जाता है। और अगले सीन में फिर से पाथफाइंडर कंपनी में हमारा ग्लास का इंटरव्यू चल रहा है। ग्लास का सीधे सामने ही हमारा हीरो बैठा है, लेकिन इस बार हीरो कोई सवाल नहीं पूछ पा रहा है ग्लास से, क्योंकि ग्लास को देखने पर उनको वो रेसलिंग वाला सीन याद आ जाता है। तो वो वहाँ से उठ के बाथरूम जाके फ्रेश होके आता है तो इंटरव्यू ख़त्म होके बाकी सब लोग निकल चुका था। तब अपना ग्लास हीरो से पूछता है, तू मेरा रिकमेंडेशन लेटर कब देने वाले हो? तो अपना हीरो उनसे बोलता है, खाली तू नहीं है जो इंटरव्यू के लिए आया है, और भी लोग हैं, सबका होने पर बताऊंगा। ऐसा बोल के वहाँ से निकल जाते हैं। यह सुन के ग्लास चौंक जाता है। वहीं पे वो सीन कट होता है। मेरा हीरो गैरेज में जाके कार लेके बाहर निकलते ही वहाँ इनकी आशिकी इनको इंतज़ार कर रही होती है। वो कार में घुस के, तेरे बिना मैं जी नहीं सकता, मुझे तुम्हारे सादगी की ज़रूरी है, ऐसा है वैसा है बोल के इसका बाल में अच्छी तरह मसाज करके इसको किस करने की कोशिश करता है। तो हमारा हीरो उसे कार से निकाल के वहाँ से निकल जाता है। अगले सीन में हीरो हीरोइन खाना खा रहा होता है तो हीरोइन हीरो से पूछता है, तुम ग्लास को पाथफाइंडर में काम देने वाले हो ना? तो हीरो बोलेगा, उसको पाथफाइंडर में क्या, इस देश में किसी भी कंपनी में काम नहीं मिलेगा, ऐसा काम देने वाला हूँ मैं उसको। तो हीरोइन ऐसा क्यों करके पूछेगा तो तुम्हारा फ़ोन का क्या हो गया, मिला क्या करके पूछेगा। हाँ वो मिल गई, गैलरी में था, ऐसे झूठ बोलेगा वो फिर से। अगले सीन में रात को वो किसी को टेंशन होके फ़ोन करता हुआ दिखाता है और अपना हीरो नींद न आने की वजह से ये सब सुन के बेड पे पड़ा है। ऊपर से उसी टाइम हमारा दोस्त चोरी किया हुआ पिक्चर लेने के लिए आने वाला सीन भी दिखाएगा। अगले दिन सुबह जब हीरो कार लेने के लिए गैरेज में जाता है तो आ गया अगला टेस्ट। कार में हमारा दोस्त बेहोश पड़ा है तो हीरो जाके उसका पल्स पकड़ के देखता है तो उसको पल्स नहीं है, वो मर गया समझ के हीरो उसको वहाँ से निकाल कर डिक्की में डालता है और जैसे भी जल्दी वहाँ से निकलने के लिए आग के ड्राइविंग सीट में बैठता है तो नीचे कुछ घुस जाता है। वो निकल के वो चीज़ उड़ा के देखता है तो वो एक सुरंज है। तभी उसको पता चलता है कि उसी में से शहर लगने से दोस्त का मौत हो गया है। तभी हमारा हीरोइन गैरेज पे पहुंचता है। उनको शक लगा है ना कि हीरो को कुछ पता चल गया है करके, इसी वजह से वो आके हीरो का बाल में अच्छी तरह मालिश करके एक किस देता है। हमारा हीरो जल्दी ही वहाँ से निकल के एक नदी के पास पहुँच के दोस्त की लाश को नदी में फेंकता है। पानी में गिरते ही हमारा दोस्त को होश आ जाता है। तुरंत हमारा हीरो पानी में कूद के उसको बचा के उसके घर में लेके जाता है। तब वहाँ वो
फोन फिल्म वाला कैमरा का अलार्म लगा हुआ है ना, तो अलार्म ऑफ करने के लिए पासवर्ड पूछता है, तो वो पासवर्ड वो प्रोस्टिट्यूट का नाम ही है, नताशा। दोस्त बताता है वो कैसे भी करके अलार्म ऑन होने से पहले ही पासवर्ड डाल के हमारा हीरो अलार्म बंद कर देता है। तब हमारा दोस्त मुझे हॉस्पिटल ले जाओ नहीं तो मैं मर जाएगा बोल के बहुत चिल्लाता है। तो हमारा हीरो दर्द कम होने के लिए दूध पीना सही लगेगा बोल के दूध लेने के लिए जाके फ्रिज खोलता है, तो उसके अंदर एक बंदूक मिलता है और एक हीरो एक हाथ में दूध और दूसरे में वो बंदूक भी लेके रूम में पहुंचता है। तो हमारा दोस्त एक बंदूक दिखा के तू हॉस्पिटल में फ़ोन करने तो मैं अभी तुम्हें शूट कर दूंगा बोल के चिल्लाता है। तो तू शांत हो जाए, ये दूध पी ले, थोड़ी देर में सब सही होगा करके बोलता है। तभी हमारा दोस्त गोली चलाने लगता है। तब अनजाने से हमारा हीरो की बंदूक से भी गोली चलता है और वो गोली लेके हमारा दोस्त स्पॉट में ही मर जाता है। तो डरा फिर हमारा हीरो कैसे भी कर वहाँ से बचने के लिए बाहर निकलता है, तो ग्लास वहाँ पहुँच चुका है। वो उनके कार से एक चाकू लेके हीरो के पास आता है। तो डरा हुआ हमारा हीरो जल्दी भाग के अपना कार में घुस के कार लॉक कर देता है। तब ग्लास से एक पत्थर लेके वो कार का शीशा तोड़ डालता है। फिर भी कैसे भी करके हमारा हीरो वहाँ से भाग निकलता है। यही इस पिक्चर का खासियत है कि विलन को मारने वाला हीरो नहीं बल्कि फिल्म के लास्ट तक विलन से डर के भागा दौड़ी करने वाला हीरो को ही हमको देखने को मिलता है। लेकिन चाहे जो भी हो, एक बात तो हीरो को समझ में आ गया कि ये ग्लास वहाँ तक कैसे पहुँच गया। मेरे से मिला हुआ किसी न किसी चीज़ में इसने कोई ना कोई जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस लगाया ज़रूर है, लेकिन ये कहाँ और किस में लगाया है ये मालूम नहीं पड़ रहा है। इसलिए वो अपना फ़ोन और कार के अंदर का सभी सामान उनको बाहर फेंकता है। तभी याद आता है कि पिछले रात वो पेंटिंग लेने के लिए आया हुआ दोस्त का कार अपना घर के पीछे पड़ा है। यदि ये ट्रैकिंग डिवाइस कार में लगाया हो इसी शक में वो अपना ये कार भी छोड़ के दोस्त का कार लेके एक नदी के किनारे जाता है और अपना ड्रेस, वॉच और वेडिंग रिंग सब उतार के पानी में फेंकता है और दोस्त की कार में पड़ा उनकी कपड़ा पहन के वापस निकल के एक किसान की फार्म हाउस में जाके वहाँ एक दिन रुकने की परमिशन मांगता है। तो वो किसान अगर मेरे फार्म हाउस में रहना है तो मुझे एक दिन का 500 करोड़ देना पड़ेगा बोलता है। तो अपना हीरो मान भी जाता है और पैसा भी देता है। तो बाहर तो हमने देखा बारिश हो रहा था। तो रूम के अंदर पहुंचने पर हमारा हीरो अपना जैकेट और दोस्त को मारने वाला बंदूक ये दोनों उधार के वह टेबल पर रखता है। और इतना सब कुछ होने के बाद भी अभी भी वो पिक्चर हीरो चढ़ा नहीं है और वह इस पिक्चर छुपाने के लिए किसी जगह ढूंढने पर बाहर एक आउट हाउस जैसा कुछ दिखता है और वहाँ जाके देखने पर वो एक टॉयलेट है। तब देखो तो कैसे मालूम नहीं, लेकिन अपना ग्लास भी वहाँ पहुँच चुका है। उसके हाथ में वो जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस भी है, तो वो सिग्नल पकड़ के ही वहाँ पहुँचा है। तो ग्लास से भी अपना फार्मर पैसा मांगता है। तो ग्लास ऐसे ही कूल होके फार्मर को देख के खड़ा रहता है और वहाँ से सीन काटता है। तो अपना हीरो उस टॉयलेट के ऊपर किसी कोने पे अपना पेंटिंग छुपाता है और नीचे उतरते वक्त ग्लास का कुत्ते का फौंकने का आवाज़ सुनता है और तो खिड़की से देखता है तो ग्लास अपने कुत्ते के साथ उस रूम में चढ़ रहा है। रूम के अंदर पहुंचने वाला ग्लास को वहाँ टेबल के ऊपर हमारा हीरो का रखा हुआ दोस्त को मारने वाला बंदूक मिलता है। रूम से बाहर निकला हुआ ग्लास को उसका कुत्ता उस टॉयलेट के तरफ खींच के ले आता है। ये सब खिड़की से देखने वाला अपना हीरो बेचने के लिए इधर उधर कुछ जगह ढूंढता है। तो टॉयलेट के अंदर क्या मिलेगा? आखिरकार वो उसी चीज़ को खोलेगा। किस चीज़ को? वही क्लोसेट को। तो अंदर क्या मिलेगा? वही चीज़ जो हर किसी घर की उस एरिया पे मिलता है, प्रोडक्ट। बेचने के लिए दूसरा किसी भी रास्ता ना मिलने के कारण अपना बेचारा हीरो सांस लेने के लिए मुंह पे एक पाइप की पीस लगा के उस प्रोडक्ट के अंदर खुद ही मारता है।
तब ग्लास भी ढोलक के अंदर पहुंचता है और वही एरिया उठा के देखता है, तो सामान के अलावा और कुछ भी दिखाई नहीं देता। हमें तो साइड से अच्छी तरह दिखाएगा कैमरा एक पाइप को ऊपर उठ के रहते हुए। तो ग्लास इधर उधर देखता है, लेकिन क्या होता है, हमारा हीरो प्रोडक्ट के अंदर पूरी तरह डूब जाने से ग्लास का जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस में सिग्नल नहीं मिलता है, तो इसी कारण वो वहाँ से निकल जाता है। थोड़ी देर बाद अपना हीरो प्रोडक्ट के अंदर से बाहर निकलता है और भागता हुआ आके अपना कार लेके वहाँ से बचने के लिए देखता है, तो ग्लास कार का पूरा वायरिंग काट डाल के गया है। तो बाजू में एक ट्रैक्टर पड़ा मिलता है जो कि अपना फार्मर का है। तो उसका चाबी लेने के लिए फार्मर के रूम में आकर देखता है, तो वो उधर मरा पड़ा है। तो वह ग्लास फार्मर को देखते रहते ही सीन काट दिया था ना, वहाँ आगे क्या हो गया था वो अब पता चलता है। अपना हीरो कैसे भी उस लाश की पॉकेट से चाबी लेके वापस गाड़ी के पास आने पर ग्लास का कुत्ता भी वहाँ पहुँच जाता है। वो हमारा हीरो को बहुत बुरी तरह अटैक करता है। लास्ट में कैसे भी करके उस कुत्ते को ट्रैक्टर के सामने वाला खंबे पे लगा के मार डालता है और कैसे भी करके वहाँ से बचकर निकल जाता है आखिर में अपना हीरो। तब देखता है तो लो पीछे से आ रहा है विलन का कार, पूरी तरह थका हुआ अपना बेचारा हीरो अब और क्या करेगा, आगे पीछे देख देख के गाड़ी चला चला के गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। तो पीछे से आया हुआ गाड़ी भी रोक के उसमें से जो आदमी निकलता है उसको इस पिक्चर से कोई संबंध नहीं है। आखिर में वही आदमी हीरो को हॉस्पिटल पहुंचाता है। तो अगले दिन सुबह वो हॉस्पिटल में पड़ा है। हीरो बेड से निकल के खिड़की से बाहर देखता है तो नीचे वहाँ पार्किंग एरिया पे ग्लास की कार खड़ा है। तब जाके हमारा नर्स रूम पे आ जाती है और हीरो से कहता है, ओ बिस्तर पे लेटो, आपकी तबीयत खराब है ना। उनके जाने के बाद हीरो बाहर आके देखता है तो बलून की तरह दो पुलिस लोग बाहर बैठा है। उसी टाइम पे हमारा वो बड़ा पुलिस भी हॉस्पिटल में पहुंच जाता है। तो अपना हीरो रूम से कोई बाहर निकला हुआ जैसा आवाज़ बनाता है। वो सुन के इन दोनों बलून वाला पुलिस ऑफिसर रूम में जाके देखने पर हीरो को ना मिलते हुए वो बाहर भागता है। तभी वार्डरोब में छुपा हुआ अपना हीरो उसी में से निकल के भागने की कोशिश में बाहर निकलता है तो सीधा अपने बड़ा पुलिस के सामने आके फंसता है। उसके बाद वहाँ एक छोटी सी चेसिंग सीन होने के बाद थका हुआ अपना हीरो पुलिस के सामने सरेंडर होता है। तब जाके ये बड़ा पुलिस आके हीरो से बोलता है, तुम्हारा नाम ओव है ना, उस फार्मर को मारने के जुर्म पे तुम्हें हम गिरफ्तार कर रहे हैं। तब जाके अपने हीरो को आइडिया मिलता है, क्योंकि वो हॉस्पिटल में भर्ती हुआ टाइम पे ओव का यूनिफॉर्म पहना हुआ था ना, उसी का बार्ज में लिखा हुआ नाम से ये सब सोच रहा है कि वो ओव है। मैंने तो ओव की इंट्रोडक्शन सीन में ही आपको बोला था कि उस नाम को याद रखो, क्योंकि क्लाइमैक्स सीनों में उस नाम का बहुत यूज होने वाला है। तब चालाकी से अपना हीरो हाँ मैं ओव हूँ बोल के पुलिस के सामने सरेंडर होता है। तो अपने हीरो को साथ में लेके पुलिस लोग एक कार में जा रहे हैं। तभी पुलिस को एक कॉल आता है कि सिटी में से एक ट्रक की चोरी हुआ है करके। पुलिस उस पर ध्यान न देते हुए आगे निकलता है। लेकिन क्या है, ये लोग एक वन वे रूट से चल रहे जहाँ बस एक ही गाड़ी को जाने की जगह है। हमारा हीरो को है तो पीछे की सीट में उन दोनों बैलून वाले पुलिस ऑफिसर के बीच में बिठाया हुआ है। तो देखता है तो सामने से इनकी तरफ एक ट्रक आ रहा है। तो कार रोक के अपना ड्राइवर पुलिस गाड़ी से निकल के उस ट्रक को रोकने के लिए सिग्नल देता है। बल्कि उस ट्रक के आने की गति को देखते ही हमारा हीरो को पता चलता है कि वो अपने लिए आ रहा है। तभी अपना हीरो को ग्लास को इंटरव्यू किया हुआ सीन याद आता है। तब ग्लास ने बोला था कि जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस को वो किसी जेल की तरह किसी के शरीर में लगा सकता है। और अपना बीवी तो ग्लास के साथ मिलकर रेसलिंग फेडरेशन चला भी रही है। ऊपर से वह गैरेज से निकलते वक्त बाल पे अच्छी तरह मालिश करके किस जो दिया था वो ट्रैप था। वो हीरो को अभी पता चल गया। तब जाके अपना हीरो जोर से चिल्लाने लगता है कि अरे यार वो मुझे मारने के लिए आ रहे हैं, तुम लोगों को बचना है तो
गाड़ी से निकल के भागो और मुझे भी रिलीज करो करके वो जोर से चिल्लाने लगता है, लेकिन पुलिस इनकी बातों पे ध्यान नहीं देता है। लेकिन जब तक तो एक गाड़ी को रोकने के लिए निकला हुआ पुलिस को खतरा मालूम पड़ गया, वो बचने के लिए भागता है, लेकिन किसी को भी ना छोड़े हुए वो ट्रक सबको मार के उठाता है। वो एक बेहतरीन सीन है दोस्तों। उस कार में बैठे सभी लोग मरते हैं अपना हीरो के अलावा। क्यों? क्योंकि अपने हीरो को उन दोनों बैलून के बीच बैठाया गया था ना। हमारा गाड़ियों में दी गई एयरबैग का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है वो हमें इसी से पता चलता है। तब अपना ग्लास को कार के पास आते हुए देखकर बगल वाले के बॉडी में पड़ा ब्लड को अपने मुंह पे लगा के मारा हुआ जैसा पड़ा रहता है अपना हीरो। तो ग्लास आके इनका सांस चेक करके मार गया सोच के वहाँ से निकल जाता है। उनके जाने के बाद हीरो गाड़ी से बाहर निकल के पुलिस वालों के जैकेट में से हैंडकफ का चाबी निकाल के अपना हथकड़ी खोल लेता है। तो वहाँ पे वो ट्रक को रोकने के लिए गाड़ी से निकला हुआ पुलिस वाला पड़ा रहता है। किसी पत्थर पे लगने से उसका चेहरा पूरा बिगड़ा हुआ है। तो अभी पता चल गया ना कि ट्रैकिंग डिवाइस अपने बाल पे फिक्स किया हुआ है। तो हीरो वो कार से शेविंग सेट सब निकाल के अपना पूरा बाल शेव कर डालता है। शेव किया हुआ बाल को एक चिप्स की पैकेट में डाल के कार में पड़े पुलिस वाले के जैकेट में रखता है, क्योंकि अगर वो बाल उधर से चलने लगेगा तो ग्लास को पता चलेगा ना कि ये जिंदा है। लेकिन पुलिस वाले को तो पता चल ही जाएगा ना कि इस गाड़ी में से एक आदमी तो बच गया है। इसीलिए फिंगरप्रिंट के जरिए आदमी को पहचान ना पाने के लिए उस चेहरा बिगड़ा हुआ पुलिस वाले का उंगलियों को एक पत्थर से डैमेज कर डालता है और अपना कपड़ा उनको पहनवा के उनका कपड़ा और बंदूक लेके हीरो वहां से निकलता है। वहां से बच के हीरो अपना आशिकी के पास चला जाता है, क्योंकि अभी तो वही एक सहारा बचा है ना। तो आशिकी उनके मलहम पे लगाने के लिए दवाई लेके आता है बोल के अंदर चली जाती है। तब हीरो अपना बैंडेज काटने के लिए किचन में जाके वार्डरोब खोल के कैंची निकालता है, तो उसका अंदर से होटल लिखा हुआ एक पेन भी मिलता है। ग्लास का इंटरव्यू होने के बाद गैरेज से गाड़ी लेके निकलते वक्त ये भी आके हमारा बाल में अच्छी तरह मालिश करके किस करने का कोशिश किया था ना। तो दवाई लेने के लिए बोल के ये अंदर जाके क्या कर रही है करके जाके देखता है तो वो बाथरूम में बैठ के किसी को मैसेज कर रही होती है। हीरो उनके हाथ से फोन खींच के देखता है तो रोजर मरा नहीं है, वो अब मेरे घर पे है, अभी आएगा तो उसे मार सकता है बोल के वो ग्लास को मैसेज कर रही है। तो हीरो उसको मार के बंदूक दिखा के मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे सही में कौन मारना चाहता है, सच बोलो करके उसको डराने पर लोटी बोलती है कि हीरो को ग्लास इसलिए मारना चाहता है क्योंकि उसे पाथफाइंडर का सीईओ बनना है। असल में वो होटे कंपनी का सीईओ नहीं बल्कि होटे उसका अपना कंपनी है, इसीलिए वो पाथफाइंडर का सीईओ बन के वहाँ का सब सीक्रेट जान के पाथफाइंडर को बर्बाद करके अपना कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए उसे पाथफाइंडर का सीईओ बनना है। लेकिन अपना हीरो रिकमेंड करेगा तो ही वो मुमकिन हो पाएगा। इसीलिए अपना हीरो को पटाने के लिए ग्लास का सेटअप किया हुआ आशिकी है लोटी। और अचानक इन दोनों के बीच तकरार होने की वजह से ही ग्लास ने इनकी बीवी को पटाया है, ताकि बोले जाए तो पिक्चर की शुरुआत से लेके अब तक का सारी बात ग्लास की प्लानिंग के हिसाब से ही हो रहा था। तब लोटी बोलेगा कि ग्लास की फंसाने की वजह से मजबूर होकर उसे यह सब करना पड़ा है, इसीलिए माफ़ करने को बोलने पर हीरो उसको छोड़ता है। तब वो पीने के लिए थोड़ी पानी मांगती है। हीरो पानी लेने के लिए किचन में जाता है तो वो पीछे से आके एक चाकू लेके हीरो को मारता है, लेकिन वो ठीक से लगेगा नहीं। तो अब उनके बीच एक मारपीट होती है। आखिर में वो चाकू लेके हीरो की ओर भागी हुई आती है तो हीरो पॉकेट में हाथ डाल के पैन के अंदर से ही बंदूक चलाएगा और गोली लग के ये मारा पड़ा हीरो के ऊपर ही गिरेगा। हीरो का तकदीर भी देखो ना, जो आराम से पेंटिंग की चोरी करके लाविश जिंदगी जी रहा था, अभी उससे भी आराम से दो खून कर डाला, पहले दोस्त अब ये लड़की। अगले सीन में वो एक्सीडेंट स्पॉट में सभी लोग मर चुके हैं बोल के न्यूज़ में बताते हुए सुनकर ग्लास चैन से बैठा हुआ है। अगले सीन में हीरोइन से मिलता है तो हीरोइन उनसे बोलती है कि मेरे और ग्लास के बीच के रिश्ते के बारे में तुम्हें पता चल गया है, मुझे मालूम है। मैं सारी सच्चाई बोलने के लिए उस दिन तुम्हारे पास
गैरेज में आया था लेकिन मैं कुछ बोल नहीं पाया, मुझे माफ़ कर दो, ऐसा वैसा करके बोलते हो। तब हीरो को पता चलता है कि इसके अलावा हीरोइन और कुछ भी जानती नहीं है। तो हीरो सारी सच्चाई अपने बीवी को बताता है। तो वो आगे के प्लान के बारे में पूछती है। तो ये सब प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करके कहीं दूर जाके जीना है बोल के हीरो वहाँ से निकलता है और उस डेड बॉडीज को रखा हुआ हॉस्पिटल में चला जाता है। वहाँ से वो एविडेंस में से वो चिप्स का पैकेट लेके बाहर निकलने पर अपना बड़ा पुलिस वहाँ पहुँच जाता है। लेकिन हीरो का अभी का गेटअप अलग है ना, तो उनको पता नहीं चलता है। अगले सीन में अपना हीरोइन फिर से चुप चुप के ग्लास को जाके मिलता है। ये देखने पर हम फिर से कंफ्यूज हो जाएगा। अगले सीन में अपना बड़ा पुलिस डॉक्टर से वो एविडेंस में रखा हुआ चिप्स की पैकेट किधर है पूछने पर डॉक्टर मैंने थोड़ी खाया उसको, ऐसा बोले। अगले सीन में फिर से अपना हीरो दोस्त के घर में चला जाता है और पूरा निशाने मिटाने के लिए वहाँ पूरा क्लीन करता है और ज़मीन पे काफ़ी सारे बुलेट फेंक डालता है। उसके बाद वो लाश के पास बिस्तर पे आके बैठने पर ग्लास फिर से बंदूक पकड़ के वहाँ पहुँचता है, क्योंकि वो चिप्स का पैकेट अभी हीरो के पास है ना। लेकिन अब ग्लास को पता है कि ये सब जानता है। तो ग्लास पूछता है तूने जानबूझ के मुझे यहाँ बुलाया है, प्लान क्या है तेरा? तभी हमको पता चलेगा कि हीरो का प्लान क्या है, क्योंकि अब हीरो तो दोस्त का घर में बैठा है ना। वहाँ तो वो फोन फिल्म वाला कैमरा सब सेट किया हुआ है। हीरो उसका अलार्म सब ऑन करके बैठा हुआ है उधर। जैसे ही इधर अलार्म ऑन हो गया, वहीं पे सेंटर का चारों स्क्रीन रेडी करके बैठा है फोन फिल्म देखने के लिए। तो अब यहाँ ग्लास हीरो से बोलता है तुम्हारा बीवी असल में तुमसे नहीं बल्कि मुझसे प्यार करती है। ऊपर से तू अब पुलिस के नज़र में तो मर भी चुका है, फिर काहे के लिए जिंदा रहना है तुम्हें? मर जा साले बोल के गोली मारता है तो उसमें से नकली बुलेट आता है। तब अपना हीरो बिस्तर के नीचे से दोस्त की बंदूक लेके इसको भरपूर गोली मारता है। तब आता है फिल्म की अगली ट्विस्ट। गोली मारने के बाद हंस के अपना हीरो बोलता है मेरा बीवी तुमसे नहीं बल्कि मुझसे ही प्यार करती है। कल तुम दोनों के बीच खेला हुआ रेसलिंग मैच है ना, वो मैंने स्पॉन्सर किया था। खेल के बाद जब तू बाथरूम गया था तब उसने ही तुम्हारे बंदूक से गोली चेंज किया था। मुझे नहीं मालूम उसने कितना गोली चेंज किया, तुम चाहो तो एक और बार ट्राई कर सकते हैं बोले। तब ग्लास फिर से बंदूक उड़ा के गोली मारने की कोशिश करता है तो अपना हीरो उसका काम फिनिश करता है। तो अब फोन फिल्म देखने के लिए बैठा हुआ पुलिस वालों को एक खतरनाक खून का सीन लाइव देखने को मिलता है। हीरो का उस घर से निकल के आने पर बाहर अपने बीवी गाड़ी लेके इंतज़ार कर रही होती है और वो दोनों गाड़ी लेके निकल जाता है वहाँ से। अगले सीन में तो कैसे भी करके अपने पुलिस वालों को केस क्लोज करना है ना, तो उसका प्रेस मीट दिखाता है। तभी हमको उस रूम में हुई सारी बातें दिखाता है ताकि अपना हीरो विलन को मारा हुआ बंदूक दोस्त के हाथ में पकड़वाता है और उस एक्सीडेंट सीन से निकाला हुआ पुलिस वाले के बंदूक में दोस्त की फिंगरप्रिंट लगवा के उसके बगल वाले डेस्क के ऊपर रखता है ताकि पुलिस को लगे कि वहाँ से बचने वाला पुलिस वो भी है। उसी बंदूक से लोटी का भी मौत हुआ है और ऊपर से अपना ग्लास तो वही पिस्तौल लेके हीरो को मारने के लिए आया था जिससे हीरो ने दोस्त को मारा था, जो कि उसको फार्म हाउस की टेबल से मिला। तब इन दोनों के शरीर में लगी हुई बुलेट इन्हीं दोनों के हाथ में पकड़ा हुआ बंदूक से ही आया हुआ है। और पहले से भी बोला ना, इस कैमरे में शूट होने वाली हर वीडियो यूट्यूब में भी लाइव अपलोड होता है। इस तरह पुलिस को जो भी एविडेंस चाहिए था वो सब अपना हीरो ने उस रूम में क्रिएट किया। ऊपर से केस उसके हिसाब से क्लोज नहीं किया तो पुलिस को भी बदनामी है ना, इसलिए उसमें मैच नहीं होने वाला। एक ही चीज़ वही है कि इन दोनों का मौत अलग अलग टाइम में हुआ है बोलने वाला पोस्टमार्टम रिपोर्ट उसको अपना बड़ा पुलिस ने डस्टबिन में डाल के डिस्पोज करता है। तो सब ऐसे शुभम हो गया। अगले सीन में हीरोइन को दिखाता है जो आप प्रेग्नेंट है। उसके बाद पाथफाइंडर के सीईओ पोस्ट के लिए अपना हीरो पहले उस आदमी को इंटरव्यू किया था ना, उसी को रिकमेंड करता है। और आखिरकार क्लाइमैक्स सीन में अपना हीरो मनी मन वो पहला डायलॉग फिर से दोहराता है कि मेरा नाम रॉजर और मेरा लंबाई 5 फुट 6 इंच। उतना काफ़ी है, उससे बहुत कुछ कर सकता हूँ, जो कि सही है, उन्होंने करके दिखाया ना 3 खून के साथ। सो देयर एंड्स द फिल्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग।